नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास। आपको पता है कई दिनों से हमारा इतिहास विषय पर चर्चा चल रहा है और जिसमें हमने मगध के साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता, कई विषयों को, टॉपिकों को हमने पढ़ भी लिया है। तो उसके बाद हम देखेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं जो गुप्त राजवंश पढ़ रहे हैं। इनकी गतिविधियाँ क्या रहती हैं, इनका सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा रहता है और इनका भारत पर वर्चस्व कैसा रहता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश की जो तिथि है वो 319 ईस्वी से लेकर के लगभग 500 ईस्वी तक रहती है। तो गुप्त राजवंश के संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक रहता है, गुप्त राजवंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, जिसकी जानकारी हमें कुमारगुप्त के विल्सड अभिलेख से भी मिलती है तथा चीनी यात्री इति सिंह भी श्रीगुप्त की हमें जानकारी देता है। तो इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हम देखते हैं रहता है घटोत्कच। घटोत्कच की जानकारी हमें प्रभावती गुप्ता के अभिलेखों में भी या लेख में भी मिलती है। और ये दोनों शासक महाराज की उपाधि धारण करते थे। गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक है दोनों महाराज की उपाधि धारण करते थे। तो इससे प्रतीत होता है, इस बात की ओर संकेत करता है कि यह बड़े सम्राट नहीं रहे होंगे, या तो किसी के अधीन शासन करते होंगे, ये स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन इसके बाद अगला जो शासक बनता है मगध का, वो रहता है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्तों का अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक रहता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक रहता है। पहले हमने देखा संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है जो चंद्रगुप्त प्रथम रहता है तथा इसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। दोस्तों, हमने देखा प्राचीन इतिहास में ये जो उपाधि है यह किसी संप्रभु नरेश या संप्रभु शासक होने का संकेत करती है। यह उपाधि किसी संप्रभु या स्वतंत्र शासक या एक बड़े सम्राट की ओर संकेत करती है, जिससे पता चलता है कि इनका वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। लेकिन इनका आदि पुरुष श्रीगुप्त रहता है। आदि पुरुष कौन रहेगा, श्रीगुप्त रहेगा। इनके द्वारा केवल महाराज की उपाधि धारण की जाती है, इन दोनों के द्वारा, जिससे पता चलता है कि गुप्त किसी के अधीन से। लेकिन बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि गुप्त जो है पहले कुषाणों के सामंत रह चुके थे। तो इनके मूल स्थान की हम बात करें, गुप्तों का जो मूल स्थान है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इनका मूल स्थान मगध के क्षेत्र को ही माना जाता है। मगध के आसपास का जो क्षेत्र है इनका मूल निवास स्थान था और पूर्वी उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं। तो मगध से इन्होंने शासन किया था और यहीं के जो निवासी थी। तो प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते आ रहे हैं कि मगध पर बहुत से जो वंशों ने शासन किया, जिनमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हर्यक वंश रहता है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश रहता है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश। मौर्यों के पतन के बाद हम देखेंगे शुंग वंश। इस प्रकार से हम देखेंगे भारत की स्थिति, उस समय का जो भारत है प्राचीन काल का, उसकी ये स्थिति रहती है, ये स्थिति रहती है। तो यहाँ मगध से इन वंशों द्वारा शासन किया जाता है तथा पाटलिपुत्र इनकी राजधानी रहती है। पहले राजगीर रहती है, बाद में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र रहती है। मौर्य काल से हम देखेंगे पाटलिपुत्र इनकी राजधानी रहती है। मौर्यों के बाद शुंग यहाँ पर
शासन करते हैं। शुंग वंश का यहाँ पर शासन हो जाता है। तो शुंग वंश का जो साम्राज्य है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटे लेवल के शासक थे। इनका शासन इसके इर्द गिर्द ही आसपास के क्षेत्र में ही विस्तृत था, लंबा चौड़ा नहीं था। तो इस समय हम देखते हैं कि उत्तर भारत में विदेशी जो शासक हैं उनके आक्रमण होने लगते हैं। तो उनमें ज़्यादा प्रभाव जो रहता है वो कुषाणों का रहता है। इस दिशा में कुषाणों का ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो उत्तर भारत में ये जो क्षेत्र है यह कुषाणों के अधीन रहता है, कुषाणों के अधीन रहता है। इस क्षेत्र पर हम देखेंगे कुषाणों का अधिकार रहता है। और पश्चिम क्षेत्र में देखेंगे तो पश्चिम क्षेत्र में पश्चिम का जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हम देखेंगे शक, यहाँ पर शकों का अधिकार रहता है पश्चिम का जो क्षेत्र है। और यहाँ पर हम देखेंगे कुषाणों का, और इधर हमने देखा शुंग वंश का। लेकिन दक्षिण का जो क्षेत्र है इसमें हम देखेंगे दक्षिण के क्षेत्र में सातवाहन शासकों का अधिकार रहता है। तो इस समय हम देखते क्या है, इस समय हम देखते हैं कि उत्तर भारत की स्थिति है जो गुप्त शासक हैं, गुप्त शासकों का अगर पूर्व का काल देखा जाए तो उत्तर भारत में क्या है, अव्यवस्था फैली हुई है, अव्यवस्था फैली हुई है और राजनीतिक रूप से यह कमजोर हो चुके हैं। इनका पतन होता है जैसे शुंगों का पतन हुआ। कुषाण वंश का हम विघटन देखेंगे। कुषाण वंश के विघटन होते ही क्या होता है, यहाँ पर विकेंद्रीकरण का युग प्रारंभ हो जाता है। विकेंद्रीकरण का युग प्रारंभ हो जाता है। तथा यहाँ पर शक जो शासक है इनकी शक्ति में भी हम देखेंगे, इनकी शक्ति का भी ह्रास होने लगता है। यानी कि शक भी हम यहाँ पर देखेंगे जो रहते हैं पश्चिम क्षेत्र में, ये भी कमजोर होने लगते हैं। तथा यहाँ पर हम देखेंगे सातवाहन रहते हैं। तथा इनके कमजोर होते ही गुप्तों का सितारा चमक उठता है। दुर्बल है, अव्यवस्था फैली हुई है, राजनीतिक दृष्टि से हम देखेंगे कमजोर है। तो यह किसी महात्वाकांक्षी सेना नायक की पूर्ति करने का एक सुनहरा अवसर रहता है जो मगध पर अपना कब्जा कर ले तथा यहाँ से अपनी सत्ता या शासन को चलाए और उत्तर भारत का सम्राट बने। तो इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया जाता है किसके द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यहाँ पर अब गुप्तों की सत्ता हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर गुप्तों की सत्ता हो जाती है। तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संस्थापक गुप्त साम्राज्य की अपनी बात कर रहे हैं, राजवंश की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त रहता है जो इनका आदि पुरुष था। तथा अगला जो उत्तराधिकारी है वो घटोत्कच रहता है। इनके द्वारा महाराज की उपाधि धारण की जाती है जो इनको किसी सत्ता के अधीन बताती है। उसके बाद अगला जो शासक है वो रहता है इनका चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का, जो इस काल में हम देखेंगे गुप्तों का वास्तविक संस्थापक है, जिसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है, जो इस और संकेत करती है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है यह एक संप्रभु व स्वतंत्र शासक रहा, प्रथम स्वतंत्र शासक रहा किसका, गुप्त वंश का। तथा इनका जो मूल स्थान है हम देखेंगे, मूल स्थान की चर्चा करें तो मगध का क्षेत्र ही इनका मूल स्थान माना गया है। जो गुप्त थे वो मगध के ही निवासी थे, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग रहता है। तो मगध पर हमने देखा कई राजवंशों का शासन रहता है, हर्यक हो गए, मौर्य हो गए, नंद हो गए, शशनाग वंश हो गया, शुंग वंश हो गया। तो धीरे धीरे यहाँ पर आते आते हम देखते हैं कि विदेशियों के आक्रमण होने लगते हैं। तो इनमें प्रमुख रहते हैं कुषाण। जब कुषाण
हम देखेंगे उत्तर भारत में इनका वर्चस्व बढ़ता है, लेकिन जैसे ही कुषाणों का विघटन होने लगता है तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण का युग प्रारंभ हो जाता है उत्तर भारत में। और विकेंद्रीकरण का युग प्रारंभ होता है तो पश्चिम क्षेत्र में भी हम देखेंगे जो शक हैं, शकों की शक्ति में भी ह्रास होने लगता है। तो उत्तर भारत में देखेंगे फिर से वही जो चलता आ रहा है पुरानी सदियों से कि एक जो हम देखेंगे सुदृढ़ शासन चल रहा है, जिसकी सत्ता चल रही है, उसके कमज़ोर होते ही जो निचले शासक हैं वो फिर से विद्रोह कर देते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं। तो राजनीतिक रूप से पूरी तरह यहाँ पर अव्यवस्था फैल जाती है, कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल इस स्थल की जो इस क्षेत्र की स्थिति हो जाती है। तो यह एक ऐसा समय रहता है कि जिसमें कोई महत्वाकांक्षी हम देखेंगे सेना नायक इसकी पूर्ति करे, ऐसा सुनहरा अवसर इस समय यहाँ पर रहता है। तो ऐसा किया जाता है गुप्तों के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यह कदम उठाया जाता है तथा वास्तविक संस्थापक यहाँ पर गुप्तों का बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखेंगे गुप्त वंश की जानकारी के साधन। हमें गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? सबसे पहले तो हम देखेंगे साहित्यक, कुछ एक साहित्यक स्रोत हैं जिनसे हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें हम देखेंगे विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम जो हमें जानकारी देती है गुप्त काल की। तो दूसरी हम देखेंगे शूद्रक, एक शूद्रक का ग्रंथ है, रचना है मृच्छकटिकम तथा वात्सायन की कामसूत्र रचना है जो हमें गुप्तों की जानकारी देती है। तो विदेशी विवरण है जो उनमें प्रमुख देखेंगे हम फाहयान, विदेशी यात्रियों का जो यात्रियों में वर्णन देखें तो उसमें रहते हैं फाहयान के द्वारा गुप्त राजवंश की जानकारी दी जाती है तथा फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड या द्वितीय के समय भारत में आते हैं। तो इसके बाद हम इनकी उत्पत्ति की बात करेंगे। इनकी उत्पत्ति किस वर्ण के थे? सबसे पहले देंगे हम शूद्र वर्ण का जो मत है केपी जायसवाल के अनुसार जो गुप्त शासक थे वो क्या थे? शूद्र थे। केपी जायसवाल ने गुप्तों की उत्पत्ति शूद्र वर्ण से मानी है। तथा इसके बाद हम देखेंगे क्षत्रिय वर्ण से इसकी उत्पत्ति कौन मान रहे हैं? क्षत्रिय वर्ण से इनकी उत्पत्ति मानते हैं आरसी मजूमदार तथा गौरी शंकर ओझा इनकी उत्पत्ति जो है क्षत्रिय वर्ण से मानते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे ब्राह्मण वर्ण से उत्पत्ति हेमचंद्र राय चौधरी द्वारा गुप्तों की उत्पत्ति का जो वर्ण उसे किसे माना गया है? ब्राह्मण को माना गया तथा सर्वमान्य मत इसे ही माना जाता है। इसके बाद देखेंगे शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। गुप्तों को वैश्य किनके द्वारा माना जाता है? वैश्य वर्ण से उत्पत्ति एलन हेल्टेकर तथा रोमिला थापर द्वारा गुप्तों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? वैश्यों से मानी जाती है। लेकिन ब्राह्मण वर्ण से उत्पत्ति इनका सर्वोच्च मत है, सर्वमान्य मत इसी को माना जाता है, क्योंकि यह वैष्णव
धर्म के अनुयायी थे तथा ब्राह्मण मत है जो सर्वमान्य है, सर्वश्रेष्ठ मत है। इसकी उत्पत्ति की ओर जो संकेत मिलता है हमें, सबसे पहले देखेंगे प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री रहती है। इसके ताम्रपत्र में हमें, ताम्रपत्र में जो गुप्त है ये धारण गोत्र के ब्राह्मण होने का उल्लेख मिलता है। प्रभावती गुप्ता का जो ताम्रपत्र है उसमें धारण गोत्र के ब्राह्मण होने का संकेत मिलता है गुप्त वंश के, क्योंकि प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश में होता है जो एक ब्राह्मण वंश था। क्या था? एक ब्राह्मण वंश था, जिससे पता चलता है कि गुप्त ब्राह्मण ही थे। लेकिन दक्षिण भारत में हम देखें एक तालगुंड अभिलेख मिलता है, तालगुंड अभिलेख मिलता है। यहाँ का शासक कुकुत्स वर्मा, यहाँ का शासक कुकुत्स वर्मा जो कि एक ब्राह्मण था, जिसके द्वारा अपनी पुत्री का विवाह इस गुप्त वंश के कुल में किया जाता है, यानी कि गुप्त वंश में किया जाता है या गुप्त कुल में किया जाता है। अपनी पुत्री का विवाह गुप्त कुल या वंश में किया जाता है, जिससे तालगुंड जो अभिलेख है वह भी हमें गुप्त वंश का ब्राह्मण होने का संकेत करता है। तालगुंड अभिलेख का जो संकेत है वो भी क्या है? ब्राह्मण होने की ओर प्रतीत होता है। तो फिर से हम यहाँ पे देख लें इनके जो साहित्यिक स्रोत हैं, इनकी जो जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोतों में हम देखें तो विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और शूद्रक का मृच्छकटिकम तथा वात्सायन की कामसूत्र रचना है, ये क्या है? हमें गुप्त राजवंश की जानकारी देती हैं। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में हम देखेंगे सर्वप्रमुख रहते हैं फायान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा करते हैं तथा यहाँ की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी हमें बताते हैं। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस वर्ण से होती है? शूद्र रहता है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, 4 वर्ण रहते हैं, जिसमें केपी जायसवाल के द्वारा गुप्तों को किस वर्ण से माना गया है? शूद्र वर्ण से माना गया है। और आर.सी. मजूमदार और गौरीशंकर ओझा के द्वारा गुप्तों को क्षत्रिय वंश से माना गया है। ब्राह्मण वंश हेमचंद्र राय चौधरी द्वारा जो मत दिया गया है, इनके द्वारा मत दिया गया है कि ये जो गुप्त वंश था यह ब्राह्मण वंश से संबंधित, वर्ण से संबंधित था, जो सर्वमान्य मत रहता है। रोमेला थापर एलन अर्टेकर के द्वारा गुप्तों को वैश्य वर्ण से उत्पत्ति इनकी मानेगी। लेकिन ब्राह्मण मत को मानने के पीछे कुछ कारण रहते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रभावती गुप्ता का ताम्र पत्र, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री रहती है। इसके द्वारा ताम्रपत्र में धारण गोत्र के ब्राह्मण होने का उल्लेख मिलता है, क्योंकि प्रभावती गुप्ता का विवाह है जो वाकाटक वंश में होता है, जो कि एक धारण गोत्र के ब्राह्मण रहते हैं, जो इस ओर संकेत करता है कि गुप्त वंश के जो शासक थे वो ब्राह्मण थे। दूसरा अभिलेख देखेंगे हम, तालगुंड अभिलेख, जो हमें दक्षिण भारत से प्राप्त होता है। यहाँ का शासक रहता है कुकुत्स वर्मा, जो अपनी पुत्री का विवाह गुप्त वंश में करता है, गुप्त कुल में करता है। तो इससे हम देखते हैं जो तालगुंड का अभिलेख है यह भी गुप्तों को ब्राह्मण होने की ओर संकेत करता हुआ नजर आता है, जिससे पता चलता है कि गुप्तों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई थी। देखेंगे हम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक
चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 या 20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया जाता है तथा मगध साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए इनके द्वारा क्या किया जाता है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया जाता है। कुमार देवी जो कि लिच्छवी वंश की है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया जाता है तथा इसके उपलक्ष्य में विवाह प्रकार के सोने के सिक्के उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, जिनका वास्तविक संस्थापक रहता है चंद्रगुप्त प्रथम तथा 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत भी चलाया जाता है तथा अपने साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुमार देवी से विवाह किया जाता है जो एक लिच्छवी राजकुमारी रहती है तथा इस विवाह की याद में ही विवाह प्रकार के सिक्के चलाए जाते हैं। सोने के सिक्के, गुप्त वंश में हम देखेंगे सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन रहता है, चंद्रगुप्त प्रथम रहता है, जिसके द्वारा विवाह प्रकार के वह सोने के सिक्के उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जो अगला शासक रहता है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद अगला शासक बनता है समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल रहता है 350 से लेकर 375 ईस्वी। तो चंद्रगुप्त का रहता है 319 ईस्वी से लेकर के 350। तो आगे उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा समुद्रगुप्त व उसके भाई काच व समुद्रगुप्त के मध्य उत्तराधिकार के संघर्ष का उल्लेख भी हमें मिलता है। तो इसके द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया जाता है, सबसे पहले देखेंगे हम साम्राज्य विस्तार, क्योंकि चंद्रगुप्त इनका वास्तविक संस्थापक था तथा समुद्रगुप्त उसका बेटा जो अगला शासक बनता है उसके द्वारा साम्राज्य विस्तार किया जाता है। साम्राज्य विस्तार, गुप्त वंश में साम्राज्य विस्तार करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, समुद्रगुप्त को दिया जाता है तथा इसकी जानकारी हमें हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, जिसमें समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों की जानकारी मिलती है, जो किसके द्वारा उत्कीर्ण कराई जाती है, हरिसेन के द्वारा उत्कीर्ण करवाई जाती है। तो प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में हमें समुद्रगुप्त द्वारा उत्तर भारत को विजित करने की जानकारी मिलती है, जिसे आर्यावर्त की विजय भी कहा जाता है तथा इस विजय के लिए समुद्रगुप्त के द्वारा प्रसबोधन की नीति अपनाई जाती है तथा इसमें वह 9 राजाओं को परास्त करता है।
9 राजाओं को परास्त करता है प्रस्बोधन की नीति के द्वारा। तथा यहाँ पर हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त के द्वारा सभी उत्तर भारत के जितने भी शासक हैं, उत्तर भारत के जितने भी शासक रहते हैं उनको, उत्तर भारत के जितने भी शासक रहते हैं उनको अपने नियंत्रण में ले लेता है। एक भी शासक स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत में हम देखेंगे स्वतंत्र रूप से एक ही सम्राट गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के समय शासन कर रहा होता है। वो कौन होता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और ये जो क्षेत्र है ये आर्यावर्त का क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है आर्यावर्त का क्षेत्र कहलाता है। फिर से हम देखेंगे समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी में शासक बनता है। अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त होता है। तथा इसका जो विवाद है, उत्तराधिकार का संघर्ष है जो हमें, उसका उल्लेख भी मिलता है जो अपने भाई काच के साथ होता है। तथा समुद्रगुप्त को ही साम्राज्य विस्तार का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके साम्राज्य विस्तार की हमें जानकारी है जो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों की जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तथा गुप्त वंश में हम देखेंगे सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? समुद्रगुप्त को ही दिया जाता है। तथा प्रयाग प्रशस्ति में हम देखेंगे 21वीं पंक्ति प्रयाग प्रशस्ति की, जिससे हमें उत्तर भारत को विजित करने की जानकारी मिलती है, जिसमें आर्यावर्त की विजय भी हम देखेंगे। आर्यावर्त की विजय कहा गया है तथा इसे विजित करने के लिए प्रस्बोधन की नीति को अपनाया जाता है। तो उत्तर भारत के 9 राजाओं को वो परास्त करता है। तो अगली जो विजय रहती है दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त की, दक्षिण भारत में हम देखेंगे विंध्याचल के पार, हम देखेंगे विंध्याचल का जो क्षेत्र है, विंध्याचल का जो क्षेत्र है इसके पार और कृष्णा व तुंग भद्रा जो नदियां हैं इनके बीच का जो क्षेत्र है दक्षिणापथ कहलाता है। इसके लिए समुद्रगुप्त के द्वारा ग्रहण मोक्षानुग्रह, मोक्षा अनुग्रह की नीति अपनाई जाती है। और ये कौन सी विजय कहलाती है? दक्षिणापथ की विजय कहलाती है। दक्षिणापथ की विजय कहलाती है। तथा महाभारत में हम देखेंगे ये जो दक्षिणापथ शब्द है, दक्षिणापथ शब्द विदर्भ तथा कौशल के दक्षिण भाग के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द? दक्षिणापथ। दक्षिणापथ। लेकिन दक्षिणापथ इस दक्षिण विजय को दर्शाता है जिसके लिए समुद्रगुप्त के द्वारा ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई जाती है। ग्रहण का अर्थ यहाँ पर है राज्य पर अधिकार करना, अधिकार कर लेना, और मोक्ष का अर्थ है उन्हें मुक्त करना, राजाओं को मुक्त करना, तथा अनुग्रह उन पर दया करना, दया करना। और हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा, हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा इसे जो दक्षिण विजय है, दक्षिण विजय को धर्म विजय कहकर पुकारा है। धर्म विजय की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी गई है। तथा फिर से हम देख लें दक्षिणापथ की विजय है जो, इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा 12 राजाओं को परास्त किया जाता है। दक्षिण भारत के 12 शासकों को परास्त किया जाता है। तथा यहाँ पर समुद्रगुप्त इन पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं करता, इन पर इस नीति के तहत वो शासन करता है तथा इनसे टैक्स वसूल करता है, इनसे कर वसूल करता है तथा फिर से वह मगध में चला जाता है। क्योंकि समुद्रगुप्त को पता था अगर वह यहाँ पर आएगा तो उसे लंबा समय व्यतीत करना पड़ेगा, और जब वह इधर प्रशासन संभालेगा, यहाँ पर कोई विद्रोह होंगे तो राजधानी से इस क्षेत्र में आएगा तो पीछे से कोई हलचल हो सकती है जो उसका
मूल साम्राज्य है। यही नीति हम देखते हैं मुगल का सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई जाती है। और यही नीति हम देखते हैं जो फेल करने की होती है, किसकी? एमबीटी की। एमबीटी जो सल्तनत काल का एक शासक रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक, जब वो अपनी राजधानी इधर ले आता है, और इसकी ये एक बहुत ही बड़ी भूल होती है। फिर से हम देखेंगे मुगल काल में औरंगजेब भी यही गलती करता है। वो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसे पूरी तरह नियंत्रण करना चाहता है, जिसके कारण उसका साम्राज्य है वो डगमगा जाता है, चरमरा जाता है। तो इसमें हमने देखा समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय या दक्षिण पथ की विजय। तो फिर से हम इसको थोड़ा देख लें। समुद्रगुप्त के द्वारा हरिसेन द्वारा रचित जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी 21वीं पंक्ति से ये हमें जानकारी मिलती है कि इसकी सामरिक विजय है। उनमें 21वीं पंक्ति ये बताती है कि समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त को विजित किया गया तथा नीति कौन सी अपनाई गई? प्रस्बोधन की नीति अपनाई गई, और इसमें 9 राजाओं को परास्त किया गया। तथा 19वीं और 20वीं पंक्ति, प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति से हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ जो विजय है इसकी जानकारी मिलती है। तथा दक्षिणापथ की विजय विंध्याचल तथा कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसे दक्षिणापथ कहा गया है। तथा इस दक्षिण के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त के द्वारा परास्त किया जाता है तथा इसके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई जाती है। और इस दक्षिण विजय को हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा धर्म विजय की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? धर्म विजय की संज्ञा दी गई है। और महाभारत में देखें, महाभारत में इस दक्षिणापथ विजय के लिए, दक्षिणापथ शब्द के लिए विदर्भ व कौशल के दक्षिण भाग का अनुमान लगाया जाता है। दक्षिण भाग को दक्षिणापथ कहा गया है महाभारत में। तो इसके बाद हम देखेंगे समुद्रगुप्त के द्वारा 9 गणतंत्र राज्यों को विजित किया जाता है। गणतंत्र राज्यों को विजित किया जाता है जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं। इसके द्वारा 9 गणतंत्र राज्यों को विजित किया जाता है, जिसके लिए वह अपनी एक विजय नीति अपनाता है। नीति कौन सी अपनाता है? सर्व करदान आज्ञाकरण प्रणाम गमन यह नीति अपनाई जाती है समुद्रगुप्त के द्वारा तथा उत्तर पूर्व के 9 गणराज्यों को भी विजित कर लेता है, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति से हमें प्राप्त होती है। अब इन क्षेत्रों की हम स्थिति देखेंगे। उत्तरी पूर्वी ये जो क्षेत्र है भारत का, ये क्षेत्र रहता है। इसमें हम देखेंगे कि कुछ गणतंत्र राज्य रहते हैं तथा समुद्रगुप्त पर इन गणतंत्रों को समाप्त करने का या नष्ट करने का आरोप भी लगाया जाता है, जो प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में हमें जिसका उल्लेख मिलता है। तथा प्रत्यंत राज्य भी कहा जाता है इन राज्यों को। हम यहाँ पर देखते हैं इनके द्वारा जो नीति अपनाई जाती है सर्व करदान आज्ञाकरण परिणाम गमन की, जिसके तहत उनको अपने अधीन कर लिया जाता है, जिसका मतलब है ये सभी इनको कर देंगे तथा इनकी आज्ञा का पालन करेंगे और इनको आकर नतमस्तक होंगे, प्रणाम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो विदेशी शक्तियां हैं गुप्त काल में, हम देखेंगे जो विदेशी शक्तियां हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कुषाण, शक, कुषाण, मरुंड, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं व 24वीं पंक्ति से प्राप्त होती है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि इन शक्तियों को भी समुद्रगुप्त के द्वारा नष्ट किया जाता है तथा इनके लिए भी एक समुद्रगुप्त द्वारा नीति का अपनाया जाना महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे समुद्रगुप्त के द्वारा शक, कुषाण, मुरुंड इनको विजित करने के लिए आत्मनिवेदन कन्योपायन तथा गुरुत्मंदक की नीति को अपनाया जाता है, जिससे तात्पर्य है कि जो विदेशी शासक हैं शक, कुषाण, मुरुंड इनके द्वारा आत्म निवेदन यानी कि आत्मसमर्पण किया जाएगा तथा अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त कुल में किया जाएगा तथा ये गुप्त वंश से या गुप्त शासक से क्या करेंगे, आज्ञा प्राप्त करेंगे या शासनादेश प्राप्त करेंगे कि प्रशासन किस प्रकार से चलाना है, इनके अनुसार ही चलेगा। और ये किस दिशा में रहते हैं, जो विदेशी शक्तियां हैं इस क्षेत्र में शक, कुषाण और मुरुंड रहती हैं। तो फिर से हम देखेंगे समुद्रगुप्त के द्वारा 9 गणतंत्र राज्यों को परास्त किया जाता है जो उस दिशा में रहते हैं, हम देख चुके हैं पहले, तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। और इसके लिए समुद्रगुप्त के द्वारा सर्व करदान आज्ञाकरण प्रणाम गमन की जो नीति अपनाई जाती है, जो इनकी आज्ञा का पालन करेंगे गुप्त वंश की, और सभी इनको क्या देंगे, कर देंगे तथा इनको प्रणाम करेंगे। इसके बाद देखते हैं जो विदेशी शक्तियां हैं उनके लिए समुद्रगुप्त के द्वारा कौन सी नीति अपनाई जाती है, आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्मंदक की नीति अपनाई जाती है, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं 24वीं पंक्ति में मिलती है। और ये विदेशी शक्तियां रहती हैं शक, कुषाण और मुरुंड तथा इनकी जो स्थिति रहती है इस क्षेत्र में रहती है। ये विदेशी शासक अपनी कन्याओं का विवाह कहाँ पर करेंगे, इन गुप्त वंश के शासकों में करेंगे तथा यहीं से ये शासनादेश प्राप्त करेंगे और इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे समुद्रगुप्त के समकालीन शासक कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे शक शासक रुद्रसेन द्वितीय। तो अगला जो शासक है कुषाण वंश का शासक केदार गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के समकालीन रहता है तथा श्रीलंका का शासक मेघवर्ण यह भी गुप्त काल के समकालीन था तथा इसके द्वारा गुप्त नरेश से आज्ञा लेकर बौद्ध गया में एक भव्य मठ का निर्माण किया जाता है। किसके लिए, जो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु यहाँ पर निवास करेंगे उनके लिए मेघवर्ण द्वारा बौद्ध गया में एक भव्य मठ का निर्माण किया जाता है श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए। श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए किसके द्वारा किया जाता है, मेघवर्ण के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने देखा इसकी विधियों के बारे में हम पढ़ लिया, उससे हमें ऐसा नहीं लगता कि समुद्रगुप्त एक प्रकार से पराक्रमी योद्धा ही था, युद्ध प्रिय भी ही था, लेकिन इसकी कला और संस्कृति में देखेंगे या इसके दरबार में हम देखेंगे तो ये कला का एक संरक्षक भी था। यह गुप्त वंश का सम्राट समुद्रगुप्त समय एक कवि रहता है। समुद्रगुप्त एक कवि था और संगीतज्ञ तथा विद्या प्रेमी रहता है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा
बजाते हुए दिखाया गया है। तथा समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार के सिक्के चलाए जाते हैं। पशु प्रकार के सिक्के, अश्वमेध प्रकार के सिक्के, व्याघ्रहनन सिक्के, धनुर्धारी सिक्के और वीणावादन प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए जाते हैं। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी। समुद्रगुप्त कविराज की उपाधि भी धारण करता है। तथा समुद्रगुप्त के द्वारा उसके सिक्कों से अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमाण भी मिलता है। जो समुद्रगुप्त के सिक्के हैं उन पर समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमाण भी मिलता है। तथा समुद्रगुप्त द्वारा ये 6 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे जो सोने के सिक्के थे। फिर से हम इनका रिवीजन करेंगे तो इसमें हम देखेंगे समुद्रगुप्त जिसका शासनकाल रहता है 350 से 375 ईसा पूर्व। इसके समकालीन शासकों की हम बात करें तो शक शासक रुद्रसेन तृतीय, शक शासक रुद्रसेन तृतीय इसका समकालीन था। अगर शकों में देखें तो इसका समकालीन शासक कौन रहता है? रुद्रसेन तृतीय रहता है। और कुषाण वंश का शासक केदार तथा श्रीलंका का शासक मेघवर्ण इसका समकालीन रहता है। कुषाण वंश का शासक केदार इसका समकालीन रहता है। श्रीलंका के शासक मेघवर्ण के द्वारा बोध गया में एक भव्य मठ या विहार के निर्माण की बात का हमें उल्लेख मिलता है जो उसने गुप्त नरेश की आज्ञा से श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए करवाया था। और हम देखेंगे कि जो गुप्त नरेश समुद्रगुप्त है यह एक कवि भी था, संगीतज्ञ और कला प्रेमी था। इसके द्वारा कविराज की उपाधि है ये धारण की गई तथा इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। गुप्त वंश का कौन सा शासक है जिसे सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है? तो कौन सा है? समुद्रगुप्त है। तथा इसके द्वारा 6 प्रकार के सिक्के भी चलाए गए हैं। सोने के 6 प्रकार के सिक्के चलाए जाते हैं। पशु प्रकार के, अश्वमेध प्रकार के तथा व्याघ्रहनन प्रकार के, धनुर्धारी सिक्के और वीणावादक सिक्के। और छठे कौन से हैं? गरुड़ प्रकार के जो सिक्के हैं इसके द्वारा चलाए जाते हैं और कविराज की यह उपाधि धारण करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बनता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक रामगुप्त शासक का भी उल्लेख मिलता है जिसमें हमें एक रोचक कहानी देखने को मिलती है। तो यहीं पर हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। दोस्तों, अपना कीमती समय निकालने के लिए, कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।